नमस्कार, स्वागत है आपका महाबहस में। प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आई बीजेपी 2019 में उसी ट्रैक पर चलकर दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है। अपनी इस रणनीति में एक और जहां वो राम मंदिर की मुहिम को रंग दे रही है, वहीं मुस्लिमों को साधने की कवायद में भी पूरी शिद्दत से लगे हैं। लखनऊ में हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मेलन में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया कि नाराज अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ा जाए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर एम से मंदिर और एम से मुस्लिम फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। दौर है संग की आजमाई का और मैं आईना सजाता हूं, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, मैं चिरागों की लौ बना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ये शायराना अंदाज शायरों की किसी महफिल का नहीं, बल्कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के उस मंच का है जहां से वो 2019 की हवा का रुख मोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे। मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने का कौशल विकास बता रहे थे। देखिए, हम सबकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो समाज के और उस समाज के हिस्से को जोड़ने की है जो समाज का हिस्सा कहीं न कहीं गलतफहमियों की वजह से हमसे थोड़ा अलग है। हमारी जिम्मेदारी जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने के इस जुगत का सारांश यही कि दल से दिलों की दूरी को कैसे कम किया जाए। केंद्र और प्रदेश सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं का प्रचार किया जाए और इस मुहिम को मजबूत बनाने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ आंकड़ों को आधार बनाते हुए कहा कि बीते 4 साल में 3 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप बांटी गई, 5 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार दिया गया, कौशल विकास और गरीब नवाज जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुस्लिम बच्चों के स्कूल छोड़ने का आंकड़ा कम हुआ है। 2017 में 132 अल्पसंख्यक आईएएस में से 32 मुस्लिम आईएएस बने। 2018 में 137 अल्पसंख्यक आईएएस में से 56 मुस्लिम रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के मेन एजेंडे में अल्पसंख्यक यानी कि खासकर मुस्लिम समुदाय आ गया है। आज लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, जहां पर चुनावों में कैसे बेहतर रणनीति के तहत काम किया जाए इस पर फोकस किया गया। देश और प्रदेश के अल्पसंख्यक पदाधिकारियों के इस पंडाल में कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अल्पसंख्यकों के कार्यों में रुचि दिखाएं, काम होने के बाद श्रेय का लाभ उठाएं। लाभ हानि के इस गुणागणित का संघ परिवार पहले ही आकलन कर चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चंद दिनों पहले ही कहा था कि बिना मुस्लिमों के हिंदू राष्ट्र अधूरा है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। बहरहाल अभी तक दलित पिछड़ों को अपने पाले में लाने में लगी बीजेपी अब एम फैक्टर को फेंटने में लगी है। एक तरफ मंदिर की मुहिम और एक तरफ मुसलमानों को जोड़ने की कवायद। सवाल ये है कि क्या 2019 में कारगर होगा बीजेपी का ये एम फैक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल हम इसी मंच से बात कर रहे थे कि बीजेपी 2019 की तैयारी बड़ी तेजी से कर रही है, सबसे पहले कर रही है, और ये तैयारी सिर्फ एक दिशा में नहीं है बल्कि चौतरफा तैयारी चल रही है। आज के मुद्दे पर महाबहस की शुरुआत करें। सबसे पहले दर्शकों के लिए हमारा जो सवाल है वो बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या 2019 के लिए बीजेपी मंदिर के साथ साथ अल्पसंख्यकों को साधने का जतन भी कर रही है? ये सवाल दर्शकों से है और इस सवाल का जवाब @महाबहस पर ट्वीट कर आप हाँ, नहीं, पता नहीं 3 ऑप्शन के साथ हमें भेज सकते हैं। सवाल एक बार फिर से बता दें आपको, क्या 2019 के लिए बीजेपी मंदिर के साथ साथ
मुस्लिमों को भी साधने की कवायद में अल्पसंख्यकों को साधने का जतन कर रही है? ये सवाल दर्शकों के लिए @महाबहस पर ट्वीट कर हाँ नहीं पता नहीं 3 ऑप्शन में आप अपनी राय, अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ संजय राय हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अब्दुल हफीज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रदीप सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस, और अनिल सिंह है, प्रवक्ता आरएसएस। मौलाना सुफियान निजामी है, इस्लामी स्कॉलर हैं, मोहम्मद शाहिद है, प्रवक्ता पीएसपीएल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी के पास सबसे पहले। अमिताभ जी, एम से मोदी, एम से मंदिर, एम से मुस्लिम, जिस मुस्लिमों को, जिस समाज को मोदी का डर दिखाया जा रहा था, उसी समाज को अपने साथ लेने की रणनीति। बिल्कुल, देखिए, एम फैक्टर बीजेपी में बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी के लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एम का खेल है। एम फॉर मोदी, एम फॉर मंदिर, एम फॉर मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी अद्भुत कौतुक, राजनीतिक कौतुक साधना चाहती है। एक और वो उसी तेजी के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर, मंदिर के एजेंडे पर आगे बढ़ती है, और उसी के समानांतर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को, पदाधिकारियों को यह निर्देश भी देती है कि मुसलमानों के बीच में जाइए, वहां रफ्त गफ्त बढ़ाइए, उनसे मेलजोल बढ़ाइए, उनकी नाराजगी की तपिश को कम करिए, और हो सके तो पार्टी से जोड़िए। पार्टी से नहीं भी जुड़े तो कम से कम नाराजगी तो कम करें। यह एजेंडा समानांतर चल रहा है। हालांकि यह कठिन प्रयोग है। एक साथ, एक ही घनत्व के साथ दो विपरीतगामी ध्रुवों को साधना, मुझे लगता है कठिन काम होता है, लेकिन बीजेपी कर रही है। आज उसने लखनऊ में जिस ढंग से जमावड़ा किया, हालांकि उसमें बुक्कल लबाब वाला प्रसंग एक दूसरे रंग का प्रसंग हो गया, लेकिन अगर उसको हटा दें तो मूल रूप से वो इसलिए जमावड़ा था कि 19 के लिए, 2019 की तैयारी के लिए मुसलमानों के बीच भी चलना चाहिए, उनका दरवाजा भी खटखटाना चाहिए, उनकी कुंडी भी खटखटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर मुस्लिम समाज भाजपा के विरोध में टैक्टिकल वोटिंग करने वाली स्थिति से भी अपने को, उसका एक हिस्सा अगर अलग कर ले, तो भी बीजेपी को बड़ा लाभ है। बीजेपी हराने के लिए वोट नहीं हो, किसी को जिताने के लिए हो, बात समझ में आए, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। तो ये जो सारी कवायद मुझे दिख रही है, वो इस दिशा में है कि हमारे दोस्त ना बनिए, लेकिन कम से कम दुश्मनी भी ना रहे। तो बड़ा सवाल आज यही कि क्या बीजेपी इस दुरूह लक्ष्य को साध पाएगी। संजय राय, सबसे पहले आप ही से बात शुरू करूंगा। आपकी पार्टी आज की जो हकीकत है, हिपोक्रेसी में अगर हम लोग नहीं जाएं तो हकीकत जो है उसको अगर सामने रखें तो सच्चाई ये है कि दो विपरीत ध्रुवों को एक साथ साधने की कवायद कर रही है। अमिताभ जी, वोटर क्लस्टर के संदर्भ में सामान्य रूप से जो देश में धारणा है वो यह है कि मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। दूसरा, इस धारणा को रहते हुए भी माननीय मोदी जी ने 2014 के चुनाव में ये नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। परिणाम आया, 2014 में भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जो है सरकार माननीय मोदी जी के उस नारे के हिसाब से काम करना प्रारंभ की
और सही बात है कि हमने जो भी काम किया वो सभी वर्गों के सभी धर्मों को समान रूप से देख के काम किया। हाँ, संजय राय, काम हमने जरूर नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की फिर भी एक काम केवल सब नहीं किया। फिर भी मुस्लिम वर्ग को आपसे 1000 शिकायतें हैं। अमिताभ सर, एक काम केवल हमने नहीं किया कि एपीजमेंट नहीं किया, हमने एपीजमेंट किसी जाति या किसी धर्म दोनों का नहीं किया। और हिंदुस्तान की राजनीति में यह सगल रहा है कि मुस्लिम समाज के लिए जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो या तो जो है उनको भाजपा का भय दिखाती थी या तो उनको कोई अपीजमेंट करती थी, उनकी तुष्टीकरण करती थी। हमने दोनों नहीं किया, हमने काम किया। और अगर मुझे समय मिलेगा तो जो यूपीए की सरकार थी 2006 में माननीय मनमोहन सिंह जी जो है अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए देते हैं अपने बजट में 143 करोड़, 2009-10 में देते हैं 740 करोड़, 2010 में देते हैं 760 करोड़, 11 में 330, 12 में 305, 13 में 173 करोड़। हम 2016 में ही 3800 करोड़ माननीय मोदी जी देते हैं, 2017 में 4700 करोड़ रुपया देते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने ठीक है संजय राय, केवल एक छोटी बात जोड़ूंगा, एक छोटी बात जोड़ के अपनी बात जी बोलिए करिए। एक छोटी बात मैं जोड़ूंगा केवल कि हमारे इसी काम का परिणाम है कि गल्फ में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं, जहां ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहां भी उनका सम्मान करते हैं, वहां भी उनके सुनने के लिए भीड़ होती है और ठीक ढंग से उनको सम्मान देते हैं। ठीक है, अब रुकना होगा, संजय अब रुकना होगा। ठीक है संजय रुकना होगा मित्र। मुझे लगता है ये कागज में जो भी आपने बातें कही वो ठीक है, उन पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। वो सार्वजनिक मंच पर हैं आंकड़े, किस मुख्य प्रधानमंत्री ने कितना पैसा दिया। मसला जो मैं समझता हूं, मैं बाबा सन्यासियों के साथ भी संवाद रखता हूं, मौलानाओं के साथ भी उतना ही संवाद रखता हूं। इसलिए मैं जो समझ पाया हूं, समस्या यहां नहीं है कि पैसा आज ज्यादा दिया कि कम दिया। समस्या यहां पर है शायद कि कई बार मुस्लिम पक्ष को यह लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल में जो अजब गजब बयान जारी कर देते हैं, जिससे पूरा की पूरा एक मजहब कटघरे में खड़ा हो जाता है। वहां शायद मुझे लगता है मसला ज्यादा है। मैं सूफियान निजामी साहब के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। निजामी साहब, संजय राय ने बताया कि मनमोहन सिंह ने किस साल में कितना पैसा दिया अल्पसंख्यक कल्याण के लिए और एनडीए की गवर्नमेंट ने कितना दिया। शायद मनमोहन सिंह ने जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी जब इतना पैसा दे दिया फिर नाराजगी क्यों भाई? वकौल संजय राय। देखिए अमिताभ जी, ये कागजी जमा खर्च और कागजी बयानबाजी जाहिर है कि इससे किसी गरीब का चूल्हा जलने वाला नहीं है, ना मुसलमानों का भला होने वाला है। आपने 3 फैक्टर गिनाए, एम मोदी जी, एम मुस्लिम और एक फैक्टर आपने शायद और गिनाया था, लेकिन उसके अलावा भी और फैक्टर हैं। एम से मुलायम सिंह भी आते हैं, एम से मुख्तार अब्बास नकवी भी आते हैं, एम से मंदिर भी आता है और एम से हमारे सूबे के एक वाहिद मंत्री हैं मोहसिन रजा साहब, वो भी आते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को आप फैक्टर अपने पास रख लें, वो उससे बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आज जिस पसे मंजर में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपने जिक्र किया ना कि अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक थी, आप इसमें देखें एक चीज। पहली बात तो यह है कि इस अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसमें अल्पसंख्यकों की कौन सी बात हुई। पहली बात तो ये, जितने भी लोग यहां बैठे हैं जो वाबस्ता होंगे उस पार्टी से, वो बता दें मुझे अल्पसंख्यकों की क्या बात हुई। क्या मुसलमान महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात हुई, जो ट्रिपल तलाक इशू बनाकर पूरे हिंदुस्तान में वावैला मचाया गया? क्या मुसलमान लड़कियों के स्कॉलरशिप की बात हुई? क्या मुसलमानों को जो कत्ल किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर या गाय के नाम पर या मंदिर के नाम पर, क्या उसके दर्द और उसके दर्द बांटने की कोई बात हुई? नहीं हुई। बात हुई क्या? बात हुई कि आप मुसलमानों के नाम पर एक मजमा इकट्ठा करो
और मुसलमानों को जहन्नमी करार दे दो। जो आपने तस्करा किया कि जो मंदिर में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा वो जहन्नमी होगा, तो ये जो मानसिकता है कि आप ऐसे मंत्रियों को शामिल कर लीजिए और फिर आप बयानबाजी करिए सबके साथ सबके विकास की, और वो मंत्री जो नाम के मुसलमान हों, जिनको अपने जन्नत और जहन्नम का खुद ठिकाना नहीं है जिनका, वो मुसलमानों को जहन्नम में भेजने की बात करते हैं। दूसरी बात यह है, आप ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड लेवल पर अगर आप बात करें, अमिताभ जी एक बात, आखिरी बात, ग्राउंड पर बात कीजिए। वाकई में बहुत पैसा दिया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ऐसा पैसा जो मुसलमानों की लाशों पर हमें मिले, मुसलमानों के कत्लेआम पर मिले, मुसलमानों के कत्ल करने के नाम पर मिले, ऐसे पैसे को मुसलमान ठोकर और जूते की ठोकर पे रखता है। ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तहफ्फुज, हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए बराबरी। ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों के कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, सूबा उत्तर प्रदेश में अधिकारियों में मुसलमानों का तनासुब क्या है, केंद्र में मुसलमानों का तनासुब क्या है, इन सारी चीजों का जवाब हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं। लेकिन मसला यह है कि एक लॉलीपॉप है मुसलमान मंत्रालय के नाम पे, अल्पसंख्यक मंत्रालय पे नाम पे, उसकी फॉर्मेलिटी की ये मीटिंग करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है निजामी साहब, फिर आएंगे आपके पास। हमारे साथ अशोक सिंह हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि हैं। सिंह साहब, सरसंघ चालक ने पिछले दिनों दिल्ली में कहा था कि जिस दिन यह बात होने लगे कि मुसलमान इस देश में बाहरी हैं या मुसलमान इस देश में अवांछित हैं, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये हिंदुत्व नहीं रहेगा। बात बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद शिकायत मुसलमानों को ये रहती है कि मंच से जो बात कही जाती है वो जमीन तक आते आते लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं होती। जमीन पर रिएक्शन कुछ और होता है, मंच पर एक्शन कुछ और होता है। अशोक सिंह, देखिए, ऐसा नहीं है कि जो बात कही जाती है उसका अनुपालन कोई नहीं करता है। रही बात कि उसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये समय व्यवस्था के अनुकूल हो सकता है, उसके प्रभाव में अंतर आता हो, लेकिन जहां तक इसकी बात है, संघ हमेशा से ये चाहता रहा है कि इस राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं और सभी को इसमें बराबर का अधिकार है। और जिनकी वैचारिक हमसे विरोध है, हम उनको विरोध नहीं मानते, वो मानते हैं कि हमसे वैचारिक रूप से थोड़े ज्यादा दूर हैं, और हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि सबको नजदीक लाने का। हम कार्य इसलिए करते हैं कि राष्ट्र संगठित हो, लोग संगठित हों। और जहां तक आपने कहा कि बड़ा कठिन मार्ग है जो दिया गया है, वो इसका प्रभाव है कि हमारी प्रार्थना में दिया हुआ है कंटकाकीर्ण मार्गम। ये कंकड़ और कांटे वाला मार्ग हमने स्वयं चुना है, राष्ट्र हित के लिए चुना है। उस पे जो लोग भी आगे अनुसरण कर सकें, अच्छी बात है। ये अशोक सिंह जी, आपने बड़ी होशियारी से अपनी बात कही, ठीक बात है। अब्दुल हफीज गांधी, क्या जी भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों और अपने बीच में जो दूरियां हैं उनको पाटने की जो कोशिश कर रही है, वो कोशिश राजनीतिक तौर पर उसको लाभ देगी? देखिए अमिताभ जी, एक बात कहूं कि जो बीजेपी के राजनीतिक गुरु हैं वो आरएसएस है, और आरएसएस जिन लोगों ने चलाया है उनमें एक एमएस गोलवालकर जी हैं जिनको गुरुजी के नाम से जानते हैं। उन्होंने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, उसमें उन्होंने 3 दुश्मन बताए हैं कि कौन 3 दुश्मन है। तो पहला दुश्मन उसमें मुस्लिम है, दूसरा दुश्मन क्रिश्चियन है और तीसरा दुश्मन उसमें कम्युनिस्ट है। तो आरएसएस की विचारधारा ही जो है कहीं ना कहीं एक एंटी मुस्लिम रही है शुरुआत से, तो इनके लिटरेचर में इस तरह की बातें हैं। दूसरी बात जो अभी हमारे जो भाजपा के साथियों ने कहा सबका विकास सबका साथ, तो सबका विकास की सच्चाई यह है कि गुजरात के अंदर इलेक्शन होते हैं, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता है। मुसलमानों को तो जो है ना एक तेजपात का पत्ता होता है उसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है कि टेस्ट बढ़ा लो और सबसे पहले उसी को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है। भारतीय जनता पार्टी, अभी हम ये टीवी चैनल जब आपने डिबेट शुरू की तो मैं देख रहा था कि 132 आईएएस ऑफिसर्स में से 32 मुस्लिम बने, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन है या
सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या सरकार मानती है कि यूपीएससी में किसी भी तरह का सरकार का कोई दखल है? ये तो उनकी मेहनत है, जिसकी मेहनत की वजह से वो आ रहे हैं। तो इसी तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त हो गया है। तो क्या हम मान लें कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें वो गड्ढा मुक्त हो गई हैं? हम भी हकीकत जानते हैं कि क्लेम सरकार क्या करती है और धरातल पर वो क्लेम्स क्या होते हैं। तो जितने भी आंकड़े अभी हमारे भाजपा के साथी ने रखे कि इतना पैसा दिया गया, वो बिल्कुल नहीं पहुंचता है नीचे तक। तो भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। और हम समझते हैं कि अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो पहले तो वो आरएसएस का लिटरेचर जो आपको जो है बदलना होगा। कहीं ना कहीं जो एंटी मुस्लिम है उसमें बात की गई है। देखिए, ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, किसी की लिखी हुई किताब से नहीं चलेगा, और संविधान में सब बराबर हैं। अब्दुल हफीज, अब रुकना होगा मित्र, बाकी मेहमानों को भी बहस में लाना होगा ना, समय तो उतना ही है। मैं प्रदीप सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात अब्दुल हफीज गांधी ने उठाई, उस पर मैं एक तथ्यात्मक चीज जरूर सामने रखूंगा। बंच ऑफ थॉट से जुड़ा यही मसला सरसंघ चालक से दिल्ली में पूछा गया था, और इसी अंदाज में पूछा गया था जिस अंदाज में अब्दुल हफीज भाई ने उठाया। उनका उत्तर जो जहां तक मुझे स्मरण है, उन्होंने कहा था कि बंच ऑफ थॉट अंतिम ग्रंथ नहीं, समय काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। एक ये तथ्य जरूर है। प्रदीप सिंह साहब, एक दौर था, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, देश की नहीं, एक दौर था ब्राह्मण, ठाकुर यानी सवर्ण, दलित और मुसलमान, ये ट्रियो मिलके कांग्रेस को अजेय रखता था, गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक। अब इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। दलित मायावती जी ले गई, पिछड़े अब्दुल हफीज गांधी की पार्टी ले गई, और उसी के चलते मुसलमान भी उनके साथ चले गए। नाना प्रकार के घटनाक्रम हुए, आपने देखी। अब भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों के साथ एक संदेश तो भेजी रही है कि भाई सबको परखा बारी बारी, हमको परखो इस बारी। प्रदीप जी, अमिताभ जी, आप ये देखिए कि अभी 2-3 दिनों से सत्ताधारी दल की बैठकें चल रही हैं। राष्ट्रीय बैठक भी हुई है, उनके तमाम संगठनों की भी बैठक चल रही है। हाँ। बैठक तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाए कि नहीं बनाए। बैठक इस बात पर होनी चाहिए थी बुलेट ट्रेन का क्या हुआ। बैठक इस बात पर होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। बैठक इस बात पर होनी चाहिए सालाना। आप देखो, आज का मेरे विषय का सम्मान करो, बाकी आप ये सब विषय उठाओ, स्वागत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उठाओ, लेकिन मेरे विषय बहस की एक मर्यादा है। मैं एक दिन एक ही विषय चुनता हूं, कोशिश करता हूं उसी विषय पर चर्चा रहे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता टाइप चर्चा नहीं करता मैं ना। अमिताभ जी, आपकी आज का विषय जो है उस पर अपन फोकस करें तो शायद दर्शकों को कुछ समझ आएगा। नहीं, मैं आ रहा हूं, आपकी बात पर ही आ रहा हूं। आप ये देखिए कि देश की सर्वोच्च संस्था जिस पर पूरे देश को विश्वास था, आज वो कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के जज निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बैठकें हो रही हैं, क्योंकि मुद्दा ये ना हो, मुद्दा हिंदू मुस्लिम हो जाए, ध्रुवीकरण का मुद्दा हो जाए और इन पर चर्चाएं शुरू हो जाए। क्योंकि इन्होंने 4.5 साल कोई काम तो किया नहीं, और उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम कहां हो रहा भाई? आज जो इन्होंने किया, के साथ ये चलते रहे थे, किसानों के मुद्दों पर आए थे, नौजवानों के मुद्दों पर आए थे। इन मुद्दों पर इन्होंने क्या किया, इन मुद्दों पर कोई सवाल न करे, मुद्दा डाइवर्ट हो, इसलिए इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बैठकें कर रहे हैं ये। नहीं, इस मुद्दे में भी ऐतराज है आपको, इस मुद्दे में भी ऐतराज है। साक्षी कुछ बोले, प्राची कुछ बोले तो ऐतराज बनता है। गिरिराज सिंह कुछ बोल देते हैं आए बाएं, उस पर ऐतराज बनता है। लेकिन ये अगर भाजपा कहे कि मुसलमानों के घर भी जाओ, उनसे भी मिलो, उनसे भी दुख सुख पूछो, तो इसमें भी आपको ऐतराज है क्या?
ये तो ऐतराज वाली बात नहीं मेरे ख्याल से। मुसलमानों के यहाँ जाए, देश के किसी भी नागरिक के यहाँ कोई भी राजनीतिक दल जाएगा, अब आप ही निकाह हिंदू का मुस्लिम सम्मान कर रहे होना हैं, इसलिए चाहिए। मैंने इन्हीं बातों पे चलते हुए आज ही हज कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दिया और बताया कि इन हज यात्रियों के साथ किस तरह से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। सरकार आज हज कमेटी पर जिस तरह से अपना नियंत्रण चाहती है, जिस तरीके से वहां पर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, वहां पर रहने की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वहां पे भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और सरकार लगातार अपनी व्यवस्था वहां पे स्थापित करना चाहती है। इस तरह की बात करने के बाद अगर कोई ये कहता है कि समाज के किसी भी तबके के साथ हमारी सिंपैथी है, हम उनके करीब जा रहे हैं, तो हमें लगता है बेईमानी की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है प्रदीप सिंह, ठीक है। मोहम्मद शाहिद साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी के इस मूव से भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यकों के बीच में जो एक पॉलिटिकल दूरी है वो कम हो पाएगी? एक, और क्या जो राजनीतिक गैर भाजपा दल, जो राजनीतिक दल हैं जिनकी राजनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु मुस्लिम वोट है, क्या उनकी सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? मोहम्मद शाहिद, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो चर्चा आपने रखी है और जो प्रमोज दिखा रहे हैं, जिन मंत्री की फोटो आ रही है अल्पसंख्यक मोर्चों के, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आपने पिछले 1.5 साल में, पिछले 4.5 साल में बहुत देखा होगा। यही मंत्री जी ने कहा था जब मीट की बात चल रही थी हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में भी, इन्होंने कहा था, शायद अगर आपको याद होगा क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, तो इन्होंने कहा था जिन लोगों को मीट खाने का शौक हो वो पाकिस्तान चले जाएं। याद होगा आपको, इन्हीं मंत्री की जिनकी आप प्रमोज दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और जो चेहरा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। उसको एक साथ नहीं, गाय का मीट, किसी भी मोहम्मद शाहिद, मीट खाने की बात नहीं, गाय का मीट खाने की बात। मैंने इसीलिए सवाल उठाया है कि आप ये सवाल करें। ना, ये नहीं कहा उन्होंने, कतई नहीं कहा ये बात। आप वीडियो उठा लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उस वीडियो को उठा लीजिए। उन्होंने ये क्या कहा? उन्होंने कहा मीट खाने का शौक हो, जिनके खाने में पेट में दर्द हो रहा हो, पाकिस्तान चले जाएं। तो आप इनको, इस तरह के लोगों को, खैर वो संजय राय जवाब देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई ये बोले कि मीट खाने वाले पाकिस्तान चले जाएं। एक मिनट, आधे हिस्से ज्यादा हिंदू मीट खाते हैं, ये कौन बोल रहा है हिंदुस्तान में? मैंने नहीं सुना, माफ करिए। नहीं, गाय के मांस वो मीट का सुनिए तो, मैं बीफ की बात कर रहा हूं। अरे भाई, लेकिन मीट बीफ की बात कर रहा हूं। नहीं, गाय तो आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। नहीं, स्पेसिफिकली आप मीट गाय का बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं बीफ, बार बीफ को थोड़ा डिफाइन भी तो करिए। बीफ किसको कहते हैं? बीफ में भैंस का भी मीट आता है, ये भी कहा है। मैं वो बात कर रहा हूं। अमिताभ जी देखिए, ऐसा है जब टेलीविजन पे बैठेंगे तो तथ्यों के हिसाब से बैठेंगे, लफाजी करने का जैसे भारतीय जनता के हिसाब से कह रहा हूं करते हैं, उस तरह का काम अपने पास कोई नहीं। तथ्यों के हिसाब से मैं भी कह रहा हूं, आप उठा के देख लीजिएगा, फिर हमको फोन कर दीजिएगा। मैं ठीक है, बिल्कुल कह रहा हूं बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखा होगा चुनाव में देखा होगा आपने, बिहार का चुनाव आपने देखा होगा, अगर ये आरजेडी जीतेगी, नीतीश कुमार जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। इसका सब चीजों का असर पड़ता है। ऐसा नहीं है आप इस तरह की लफाजी की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप देश जोड़ने की बात करें, आप देश में प्रधानमंत्री 4 साल बाद आपको अल्पसंख्यक की याद आई, जब आपने पूरी तरह से उनको कटवा दिया, तब आपको याद आ रही है। आज आपको याद आ रही है। एक इंप्लीमेंटेशन बताइए अल्पसंख्यक को लेकर कि मैंने अल्पसंख्यक को यह काम किया। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है मोहम्मद शाहिद, मुझे एक ब्रेक लेना है, अभी रुकना होगा। आपने सुनिए, ठीक है बिल्कुल मोहम्मद शाहिद, अभी रुकना होगा, एक ब्रेक लेना, एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आएंगे, तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस बात की भी तस्दीक करेंगे। संजय राय से इस बात पर जवाब मांगूंगा कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसा कहा था या मसला गाय के मांस का है? जहां तक मेरी समझ कहती है, भारत में अगर प्रतिरोध है तो गाय पर है। गाय को लेकर भारत में एक दूसरे किस्म की मानसिकता है, और वो अद्भुत मानसिकता है। गाय का संरक्षण होना ही चाहिए। गाय खाने की अगर कोई जिद करे तो उसका विरोध तो फिर होगा ही होगा। वो खाने की स्वतंत्रता के तहत नहीं आएगा मामला। बाकी आधा हिंदुस्तान मांस खाता है, इसमें क्या दिक्कत है?
हिंदू खाते हैं, पश्चिम बंगाल पूरा अधिकांश, मेरे ख्याल से 90% लोग मछली खाते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? बात हो रही है कि क्या बीजेपी कोशिश में है कि अल्पसंख्यक समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ ले, साधने की कोशिश हो रही है। अमिताभ जी, दो सवाल बनते हैं मौजूदा तस्वीर को देखने के बाद। पहला, क्या कामयाबी बीजेपी को मिल पाएगी? जो धारणा है कि मुस्लिम समाज कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्या उस धारणा में कोई बदलाव? क्या ये समाज वाकई जुड़ेगा बीजेपी से? और दूसरा सवाल, क्या ऐसा नहीं है कि इस कोशिश में जो साथ हैं वो ना छिटक जाए या उनमें कुछ भावना ना विपरीत उत्पन्न होने लगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो दूसरा प्रश्न है आपका, उसका खतरा तो बराबर रहेगा। दो नाव की सवारी कैसे होगी, क्या कहां तक होगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम ऐसे सूबे हैं जहां मुस्लिम आबादी का विधायिका में रिप्रेजेंटेशन 90s के दौर से लगातार कम होता चला गया। और इसी मौजूदा लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक भी सीट पर किसी भी पार्टी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा। यह भी सच है। क्या राजनीतिक तौर पर मुसलमानों को नुकसान हो रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। अब्दुल हफीज गांधी, क्या इस ढंग की जो धारणाएं हैं उनके चलते कि इसको वोट करना है, इसको कतई नहीं करना है, क्या मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ? मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। 80 लोकसभा सीट, छोड़ो भाजपा, सपा ने भी कोई मुसलमान जिता के नहीं भेजा, कांग्रेस ने भी नहीं भेजा, बसपा ने भी नहीं भेजा। नहीं, इतनी बड़ी आबादी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन से महरूम हो गई। अब्दुल हफीज गांधी, देखिए अमिताभ जी, ये कहा जाता है कि सारी समस्याओं का समाधान जो है वो राजनीतिक सत्ता है, और जब तक आप राजनीतिक सत्ता या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपका नहीं है तो कोई भी समाज पिछड़ जाएगा। और यही कम वो बेश जो है वो मुस्लिम समाज के साथ हुआ। आज मुस्लिम समाज की लोकसभा और विधानसभा में आप देखिए कि मुस्तकिल जो है वो रिप्रेजेंटेशन गिर रहा है। तो जहां तक उसकी समस्या का समाधान की बात है तो रिप्रेजेंटेशन, मैंने सवाल ही नहीं किया आपसे अब्दुल हफीज, तो बाकी मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा। मैंने पूछा जो मुस्लिम समाज के प्रति कथित रूप से अपने को ज्यादा संवेदनशील राजनीतिक दल बताते हैं, उन्होंने, एक मैं उदाहरण दे देता हूं आपके लिए खास, मुलायम सिंह जी को मैनपुरी छोड़ना था। मैनपुरी से वो किसी मुसलमान को भी लड़ा के लोकसभा भिजवा सकते थे, ना? तो कम से कम ये कलंक तो नहीं होता कि 80 में एक भी मुसलमान नहीं। देखिए अब्दुल हफीज गांधी, लेकिन ऐसा किया नहीं ना। देखिए अमिताभ जी, मैं अमिताभ जी आपको बताऊं, जितना समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। अरे मैंने स्पेसिफिक उदाहरण दे दिया भाई, अब आप हमको क्या बताएंगे? शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ा रही हो, लेकिन नहीं बिल्कुल। देखिए आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुझे प्रस्तुत करनी है मैं वो बात कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना हमने अलग अलग समाजों को और नेतृत्व पैदा किया है, शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पैदा किया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति में नेतृत्व देना हफीज भाई, अब समय बहुत कम है, मैं छोटी-छोटी टिप्पणी सबसे लूंगा। ठीक है, ठीक अब्दुल हफीज, रोकूंगा। निजामी साहब, वही सवाल जो बड़ी चिंता का विषय भी है देश के लिए। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, सुंदरलाल पटवा और शिवराज नहीं, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि एक भी मुस्लिम विधायक ही नहीं पहुंचा। ये क्या हो रहा है? मुस्लिमों को इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए कभी कि लोकसभा और विधानसभाओं में उनकी संख्या लगातार नगण्य होती जा रही है? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं अमिताभ जी, ये एक आपकी जो मोहतरमा है उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था, और जवाब भी शायद आप ही के बातों में ही है कि भाई अगर आप मुसलमानों को रिझाएंगे तो कहीं दूसरा पक्ष आपके हाथ से निकल ना जाए।
तो देखिए, ये पूरा जो खेल है वो मानसिकता का है। आपने मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ऐसे जहर अफशा बयानात दिए, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात की, मुसलमानों को न जाने किन किन अलकाब से पुकारा, मुसलमानों को न जाने कौन कौन से आतंकवादियों के ओहदे पर आपने फाइज किया। तो आप कॉमन एक मुसलमान, जो मुसलमान हमेशा एक दूसरे के, हिंदू और मुसलमान आपस में गांव देहात में हाथ बटाते थे, आज ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है। उसमें हमारे भी बहुत से कुछ साथी हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद अपना एक मकाम हासिल करने के लिए काम किया है कि अब एक नफरत सी पैदा हो गई है कम्युनिटी के दरमियान। ठीक है, जब ये नफरत होगी तो जाहिर है कि कोई हिंदू मुसलमान को वोट क्यों देगा, मुसलमान हिंदू को वोट क्यों देगा। तो ये बात है कि जब आप मेजोरिटी में होंगे तो जाहिर है कि मेजोरिटी जिसको वोट देगी तय वो करेगा कि कौन जाना है, किसको नहीं जाना है, और माइनॉरिटी का हाल वही होगा। जी ठीक है, रोकेंगे निजामी साहब। मैं प्रदीप सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं, बहुत अदब के साथ। मैं निजामी साहब का बहुत एहतराम करता हूं। मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, जब वहां भाजपा का उतना वर्चस्व ही नहीं था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस विधानसभा में एक भी मुसलमान विधायक कांग्रेस की ओर से भी जीत के नहीं पहुंचा। तथ्यों के साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, दंडफंद नहीं और लंडफंद कतई नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई दो मैंने स्पेसिफिक उदाहरण मैनपुरी का दिया, कोई दो राय नहीं है। क्या मैनपुरी से सुफियान निजामी लड़के नहीं आ सकते थे? इस वक्त की है, नहीं हुआ। नपना एक रखो, उससे सबको नापो। लड़ने का सवाल नहीं है, जीतने का सवाल है। तो जिताओ ना, क्यों नहीं जिताया? सवाल बड़ा है। सुफियान अभी नहीं, हाँ, अब्दुल हफीज अभी नहीं, प्रदीप सिंह, क्या मुसलमानों के लिए? ठीक है निजामी साहब, जीत पाएगा। थैंक यू। प्रदीप सिंह, क्या विधायिका में मुस्लिम समाज की लगातार घटती प्रतिनिधित्व का जो प्रतिशत है, क्या वो ये नहीं बताता कि एक जो टेक्टिकल वोटिंग वाला ट्रेंड मुस्लिम्स के बीच में लोगों ने स्थापित कर दिया, कुछ राजनीतिक दलों ने, उसका नुकसान पूरे मुस्लिम समाज को इस तरह उठाना पड़ रहा है? अमिताभ जी, बहस के प्रथम चरण में ही हमने ये बात कही थी। फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए, हज यात्रियों को जब आप मुस्लिम या किसी एक धर्म विशेष की तरफ बढ़ने की बात करते हैं तो उनके धार्मिक यात्राओं में आप इकोनॉमी क्लास में 5% जीएसटी लेते हैं, उनकी धार्मिक यात्रा करते हैं। इस पर सरकार कभी कोई नहीं बोलती। नहीं, निश्चित तौर पर बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए, इतना समय नहीं ना मित्र, मैंने आपसे पूछा। नहीं, जरूर, जब आप धर्म विशेष की तरफ बढ़ेंगे तो उनकी दिक्कतें हैं, उनको भी तो सुनना होगा ना। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने निश्चित तौर पर समाज के वंचित और अंतिम व्यक्ति को हमेशा नेतृत्व देने का प्रयास किया और दिया भी है। आज की परिस्थिति ये है कि ये बुनियादी मुद्दे हैं, स्कूल, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, करिए, अच्छा रहेगा। मोहम्मद शाहिद, वही सवाल, विधायिका में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन देश भर में लगातार गिर रहा और वहां भी गिर रहा जहां सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें वर्चस्व में है। क्या टेक्निकल वोटिंग की जो बीमारी मुस्लिम समाज में पैदा की गई, उसका खामियाजा है ये? नहीं, कतई नहीं। देखिए, अभी एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया था और हमारे किसी साथी ने भी ये बात कही थी कि दोनों वर्गों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहां कौन जीत रहा है, उसको जिताना चाहिए। अगर आप ध्रुवीकरण के तहत राजनीति करेंगे या ध्रुवीकरण के तहत वोट डालेंगे, वो टैक्टिकल नहीं होती। अगर हमको ये बता, जब आप हमारे खिलाफ पूरी तरह से जहर उगल रहे हैं, हमारे खिलाफ हमको कहीं काम नहीं करने दे रहे हैं, हमको कहीं किसी तरह का काम नहीं करने दे रहे हैं, तो उस हिसाब से वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है। लखनऊ का मैं आपको एक अमिताभ जी एक मिसाल दूं। लखनऊ में आरएसएस से जुड़ा हुआ कैंडिडेट, मैं जब उस वक्त समाजवादी पार्टी में था, अभी एक साल पहले तक, एक आरएसएस का कैंडिडेट चुनाव लड़ा, उसको मुसलमानों ने कस के वोट दे दिया, मगर आरएसएस के लोगों ने उसको वोट नहीं दिया था। ये जो तहजीब है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दोनों फिरकों को चाहिए कि दोनों को एक दूसरे को जिताना चाहिए। ठीक बात, एक सेकंड और लूंगा, जहां तक एक सेकंड अमिताभ जी, एक सेकंड सुनिए। मुसलमानों के दुश्मन अगर कोई और नहीं है, जो मुसलमानों का दम भरने वाली पार्टियां हैं। आज जो मुसलमानों में जो आपने देखा मीट के कारोबार में पिछले 1.5 साल से भुखमरी और गरीबी आई है, उसकी वजह कोई और नहीं है, उसकी वजह है पिछली सरकार। अगर पिछली सरकार उन लोगों के लाइसेंस को रिन्यू कर देती तो उन लोगों को भुखमरी ना होती, वो आज परेशान ना हो। ठीक बात है, ठीक है। संजय राय,
अगर हम सत्ता में दिया है हमको, तो मेरा काम है कि उनके पैदा काम कर को दी देखना। गई, जिसका खामियाजा पूरे मुस्लिम समाज को इस कारण इस दृष्टि से उठाना पड़ रहा कि विधायिका में उसका प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है। उन राज्यों में भी घट रहा है जहां भाजपा प्रभावशाली बिल्कुल नहीं आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। और उसी कारण जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी, राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश जी, ये सारे लोग जो है हिंदू पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, बता दीजिए। ये सारे लोग हिंदू पॉलिटिक्स। दूसरी बात, ये नहीं ऐसे बात नहीं बोल रहा था, आपको नहीं बोलना, आप गलत नहीं बोलना। संजय राय की बारी है, उनकी बात सुनिए। ये कोई तरीका नहीं। देखिए जी संजय, आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। अब बात सुनिए, मैं आप लोगों को बहुत सुना हूं और सब लोग मिलकर भाजपा के बारे में बोले हैं। अब आपको सुनना चाहिए 2 मिनट। सर, ये लोग जो है माननीय राहुल जी, माननीय अखिलेश जी हिंदू पॉलिटिक्स शुरू कर दिए, नंबर 1। नंबर 2 कि एक आरोप आया कि समाज में जो है हिंदू मुस्लिम जो गांव में जुड़ के रहता था वह जो है दूर हो गया। गलत ये बात है। हमारे पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे होते थे। पिछले सपा के सरकार में हजारों दंगे हुए। हमारी सरकार में दंगे बंद है। जहां जहां भाजपा के अब सुनिए बात, अब बात सुनिए। तीसरी बात रोकना अशोक सिंह, एक तीसरी बात तीसरी बात और समय कम है। जहां तक मैडम का सवाल था, मैडम का भारत में कि क्या जो है विधायिका के दरवाजे पर भाजपा फंस जाएगी, मुसलमानों की बिल्कुल ये गलत है। हम जो है दोनों कर को वोट बैंक नहीं मानते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए समान रूप से काम करते हैं। देखिए सुनिए, मेरा उत्तर है कि आज देखिए युग बदल रहा है, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम बढ़ा है। जैसे जैसे जनता जागरूक होती है, हर बार लोग कहते हैं कि जनता को लोगों ने बहला फुसला के वोट ले लिया। जनता बहुत जागरूक है और जनता जब ये देखती है कि उसको वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है तो उससे फिर दूसरे रास्ते पे जाती है। जैसे जैसे भारत का जनमानस वोट बैंक बनना छोड़ देगा, सही लोगों का चुन के आना निश्चित होने लगेगा। केवल छोटी बात अमिताभ जी मैं जोड़ूंगा। बहुत संक्षेप में आपने एक मुद्दे की बात कह दी कि जब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल खुद का होना बंद हो जाएगा तो फिर सही कैंडिडेट विधायिका में भी दिखने लगेंगे। जी, आप सभी को रोकना होगा। दर्शकों से जो हमने सवाल किया था उसका जवाब भी ले लेते हैं कि दर्शकों से हमने आज पूछा था कि क्या 2019 के लिए बीजेपी मंदिर के साथ साथ अल्पसंख्यकों को साधने का जतन कर रही है। इस सवाल पर मैडम का नाम जी चलिए फिलहाल हम दर्शकों की राय ले लेते हैं। दर्शकों की राय के मुताबिक जो सवाल हमने किया था कि क्या अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में बीजेपी है, 87% लोग कह रहे हैं हाँ, 12% कह रहे हैं नहीं, 1% का कहना है पता नहीं। अमिताभ जी के पास चलते हैं, वक्त बेहद कम है। अमिताभ जी, एडिटोरियल कमेंट। देखिए, जनता तो ये मान ही रही कि बीजेपी मुसलमानों के साथ अपना राब्ता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक बात, मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कहूंगा। निजामी साहब बड़े काबिल दोस्त हैं मेरे। राजनीतिक दलों की तो खैर अपनी मजबूरी होती है, उनको वही बोलना है जो एक लाइन है, ठीक है। लेकिन निजामी साहब और हम कम से कम 2 लोग सियासत के किसी दबाव में नहीं है। पश्चिम बंगाल में जनसंघ से लेकर श्यामा प्रसाद जी वहां पैदा जरूर हुए, लेकिन जनसंघ से लेकर भाजपा तक कभी शासन में नहीं रहा कोई। और हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज्यादा गुर्बत में पश्चिम बंगाल में। सच्चर साहब की रिपोर्ट कहती थी। सच्चर साहब मेरे मित्र थे। इसलिए ये रोना भी बंद करो देश भर में कि भाजपा आई और मुसलमान को संकट हो गया, इसको संकट हो गया, उसको संकट हो गया। ये बंद करो भाई। पश्चिम बंगाल का क्या करोगे? ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? वहां तो ये भाजपा ही कभी गई नहीं, इनकी कोई स्थिति नहीं बनी। ये नगर पालिका में भी कभी मेयर नहीं रहे। वहां क्यों नहीं आपने सरसब्ज किया? वहां तो देश के सर्वाधिक सेकुलर लोग थे। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये ध्यान रखिए, मैं इस देश की मुस्लिम आबादी से कहूंगा, आप देखिए जिन लोगों ने आपके कंधे पर यह कहा कि मैं प्यार से हाथ रख रहा हूं, मदद का हाथ रख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उनका हाथ आपके कंधे पर आया इधर और उधर विधायिका में
विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में आपका प्रतिशत गिरता चला गया। इसीलिए मैंने दिग्विजय बाबू के समय का उदाहरण दिया, मैं सुंदरलाल पटवा के समय का उदाहरण नहीं दिया, शिवराज सिंह के समय का उदाहरण नहीं दिया। कांग्रेस की मेजॉरिटी की सरकार आई, एक मुस्लिम विधायक नहीं जिताया आपने, और आप कह रहे हो कि हम तो तुलसी का पत्ता लेके हाथ में घूम रहे हैं। क्या दृश्य था गुजरात के चुनाव में? कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लिया, कोई मस्जिद गया? पूरे गुजरात के चुनाव में एक भी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर गए क्या? नहीं। नपना दुरुस्त रखिए, मैं मुसलमानों से कहूंगा। आप किसी पार्टी के खूंटे से मत बंधिए, न किसी के खिलाफ वाले पाले में खड़े होइए, न किसी के पक्ष वाले पाले में खड़े होइए। आप अपने पाले में रहिए, अपने पाले में। मैंने इसीलिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। 80 सीटें थी, निजामी साहब किसी ने नहीं भेजा। क्यों? रायबरेली से लड़वा देते, अमेठी से लड़वा देते, आजमगढ़ से लड़वा देते, मैनपुरी से। ये 4 तो सिक्योर सीटें थी, क्या दिक्कत थी? तो लगता कि दिल बड़ा है? नहीं। बिहार के दृश्य को देख लीजिए, वहां भी जनसंघ बहुत बाद में आया। भाजपा, लालू जी जैसे मोस्ट सेकुलर, सो कॉल्ड मोस्ट सेकुलर पॉलिटिशियन वहां रहे, जिन्होंने 15 साल अखंड राज्य किया। वहां मुसलमानों की स्थिति क्या है? अब लालू यादव से ज्यादा जिन्होंने अडवाणी की गिरफ्तारी करा दी, आप नहीं ढूंढ पाएंगे ना सेकुलर आज की परिभाषा में। मुसलमानों को अगर अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर ध्यान देना है तो वो उनको यह तय करना होगा कि वो खेमे बंदी से खुद को दूर रखें। खाइयो ना पियो, मेरी नीके रहियो, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में। मुसलमान को मिलता कुछ नहीं सिवाय भाषण के अलावा। भाषण से बचिए, अपने बारे में चिंतन करिए, तो तरक्की का रास्ता खुलेगा। वो रास्ता विधानसभा भी जाएगा, लोकसभा भी जाएगा। धन्यवाद। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाबहस का हिस्सा बनने के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।